जय हिंद। आज के इस टॉपिक में अपन मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ने से पहले अपने को पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, क्योंकि पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसलिए अपन यहाँ पर सिर्फ पृथ्वी के जो भूगर्भिक संरचना जो मध्य प्रदेश के इस टॉपिक के लिए IMP उतना ही देखेंगे और उतना सिर्फ ऊपर ऊपर से जानकारी लेंगे। बाकी का पूरा टॉपिक आपको जियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है। तो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखने से पहले हमको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देखना पड़ेगा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं कि अपने को अभी तक बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जिनमें से कुछ सिद्धांत ही मान्य हुए। जिसमें से एक सिद्धांत था निहारिका का सिद्धांत, जिसको लाप्लास के द्वारा दिया गया था। इसमें मोनस्टर थ्योरी या निहारिका सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। इस सिद्धांत के अंदर क्या बताया था लाप्लास ने कि सूर्य की जो बाहरी परत है वो ठंडी होने के कारण, जो सूर्य के जो बाहरी परत थी ना, ये सूर्य इसके बाहरी जो परत है वो ठंडे होने के कारण पृथ्वी से सूर्य से अलग हो गई, और अलग होने के कारण इस परत से अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ, जिससे पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। लेकिन सूर्य की और इन ग्रहों की बनावट या उनकी भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करने पर पता चला कि इन दोनों की बनावट अलग अलग है, इसलिए इस सिद्धांत को गलत बताया गया। उसके बाद आया अपना जीन्स नामक वैज्ञानिक। जीन्स नामक वैज्ञानिक ने ड्यूल स्टार थ्योरी दी। कौन सी ड्यूल स्टार थ्योरी दी? ड्यूल स्टार थ्योरी। उसने बताया कि दो तारे थे, एक पृथ्वी है, एक सूर्य था, और उसके साथ एक और अन्य तारा था, है ना। एक और अन्य तारा था। अब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तारा सूर्य की बाहरी परत से टकरा गया, और सूर्य की बाहरी परत से टकराने के कारण सूर्य की बाहरी परत टूटकर अलग हो गई, और इससे अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन इनका ये थ्योरी भी गलत साबित हुई, क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई ना। उसके बाद आई अपने डबल स्टार थ्योरी, जिसको अपने विल्टन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? विल्टन नामक वैज्ञानिक द्वारा ड्यूल स्टार थ्योरी दी गई, डबल स्टार थ्योरी दी गई। उसने ये बताया कि एक तो सूर्य था, एक तारा, तो इसके अलावा दो और तारे थे। कौन कौन से तारे थे? दो अन्य तारे थे। अब दो अन्य तारों में से एक तारे का अपना जीवन काल पूरा होने के कारण क्या हुआ कि तीन तारे थे। सूर्य के अलावा दो अन्य तारे थे, जिनमें से एक तारे का जीवन काल पूर्ण होने के कारण उसमें सुपरनोवा यानी कि विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के द्वारा यहाँ पर ब्लैक होल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ब्लैक होल का निर्माण हुआ। और यह ब्लैक होल इस तारे से जाकर टकरा गया। किससे? इस ब्लैक होल इस वाले तारे से जाके टकरा गया, और इस तारे में तारे का भी विभाजन हो गया, और इस तारे के विभाजन से अलग अलग ग्रह बने और शुद्ध ग्रह बने। और ये शुद्ध ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। तो वर्तमान स्थिति में इसी ड्यूल स्टार थ्योरी को हम सर्वाधिक मान्य मत मानते हैं, और इसी ड्यूल स्टार थ्योरी को मानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या, डबल स्टार थ्योरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी का निर्माण किसी अन्य तारे के विभाजन से हुआ। तो तारे के विभाजन से होने के कारण देखेंगे अपन कि अगर किसी तारे से विभाजन हुआ होगा, अगर सूर्य से भी अगर किसी का विभाजन होगा, तो शुरुआत में वो बहुत ही गर्म होगा, है ना, बहुत ही गर्म होगा। तो इसी प्रकार अगर पृथ्वी का निर्माण भी कर दूसरे तारे से हुआ, तो स्टार्टिंग में पृथ्वी आग का गोला होगी। क्या होगी? आग का गोला होगी। तो यहाँ पर अलग एक और वैज्ञानिक आए। कौन आए? वेगनर। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। क्या दिया? कि सूर्य में पृथ्वी पहले आग का गोला थी, लेकिन आग का गोला जब ठंडा हुआ तो उसमें सिकुड़न पैदा हो गई। क्या हो गई? सिकुड़न पैदा हो गई। और सिकुड़न पैदा होने के कारण यहाँ पर दो धीरे धीरे ठंडी हुई और सिकुड़न पैदा हुई, और यहाँ पर दो अलग अलग भूभाग बने। एक बना पेंजिया और ये बना पेंथालासा, जो कि पेंजिया और पेंथालासा। क्या बना? पेंजिया और पेंथालासा। अब पेंजिया तो क्या था कि पेंजिया भूभाग था जहां पर पानी नहीं था, और पेंथालासा यहाँ पर चारों ओर पानी था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। अब पृथ्वी आज की तो नहीं है, लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी। कितनी? 4.6 अरब वर्ष पुरानी। तो धीरे धीरे यहाँ पर वैज्ञानिक के भूगर्भिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंजिया दो भागों में टूट गया। कितने? दो भागों में टूट गया। ऊपरी भाग कहलाया क्या? यूरेशिया। ऊपरी भाग कहलाया यूरेशिया,
और निचला भाग क्या कहलाया, गोंडवाना। गोंडवाना क्या कहलाया, यूरेशिया और गोंडवाना, है ना, यूरेशिया और गोंडवाना। यानी यूरेशिया का इसको अपन अंगारा और अंगारा लैंड कहते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दो भागों में टूट गया। इसको अंगारा लैंड या यूरेशिया का, गोंडवाना या जम्बू द्वीप का, ये दो भागों में टूट गया। और धीरे धीरे जब वेगनर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग यहाँ के भूगर्भिक जो प्लेटें हैं उनमें विस्थापन हुआ, और इन विस्थापन के द्वारा ये अलग अलग भागों में टूट गया और अलग अलग महाद्वीप बने। इस प्रकार इस प्रकार वेगनर के सिद्धांत और विल्टन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना का निर्माण हो। और इसी समय जब पेंथालासा आपस में पेंथालासा या पेंजिया का विखंडन हो रहा था, उस समय पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति तो हुई नहीं थी। उस समय पृथ्वी पर अलग अलग चट्टानों का निर्माण हो रहा था। इन चट्टानों का अलग अलग निर्माण हो रहा था, तो इसके लिए पृथ्वी की भूगर्भिक सिद्धांत दिया। किसने दिया, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कौन था, कास्ट डी बफन। कौन था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था कास्ट डी बफन। इसने पृथ्वी का भूगर्भिक सिद्धांत दिया कि जब पेंजिया का विखंडन हो रहा था, उस समय पृथ्वी पर ना तो कोई जीव जंतु थे, ना ही कोई किसी प्रकार का जीव पाया जाता था। सिर्फ पृथ्वी पर चट्टानों का और पर्वतों का निर्माण हो रहा था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का जो समुद्र का जल था, जो पेंजिया का जल था, वो बहुत ही गर्म था। इसलिए यहाँ पर कोई जीव का उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि पृथ्वी की जब इसका समुद्र का जो जल है, इसको ठंडा होने में लगभग 25 से 30 करोड़ साल लग गए थे। ये आखिर पृथ्वी इतनी बड़ी है, पृथ्वी इतनी बड़ी, अगर छोटा सा कटोरे का जल भी अगर अपन गर्म करके उसको ठंडा करते हैं तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। कम से कम 30 मिनट, 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इतनी बड़ी पृथ्वी पर इतना बड़ा पेंथालासा, उसको ठंडा होने में लगभग 25 से 30 करोड़ साल लग गए। इसलिए 25 से 30 करोड़ तक, यानी स्टार्टिंग के समय में शुरू के 25 से 30 करोड़ साल तक का पृथ्वी पर किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। क्या, किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसलिए इसने इस पूरे काल को पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए इनको 5 महाकल्पों में बांट दिया। इसको 5 महाकल्पों में बांटा। किसने बांटा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्टिड डी बफन ने। इनका कौन सा सिद्धांत है, पृथ्वी का भूगर्भिक सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने महाकल्पों को 5 महाकल्पों में बांटा। कौन कौन से महाकल्पों में बांटा, एक तो बांटा प्री पेलियोजोइक, दूसरा पेलियोजोइक, तीसरा मीजोजोइक, चौथा सिनोजोइक और पांचवा नियोजोइक। अभी वर्तमान में नियोजोइक चल रहा है। कितने महाकल्प, 5 महाकल्प। प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक। कौन सा, नियोजोइक। इन 5 महाकल्प को मार दिया, जिसमें से शुरू का जो महाकल्प था, कौन सा, प्री पेलियोजोइक, वो लगभग 3 अरब वर्ष तक, कितने अरब वर्ष, 3 अरब वर्ष तक का था। इसको इन्होंने फिर इन महाकल्पों को पढ़ने के आराम से, आसानी से, जो इनका अध्ययन करने के दृष्टिकोण से इन्होंने अलग अलग युग में और कल्पों में बांटा। तो क्या स्टार्टिंग में किसी कल्प में बांटा, क्योंकि यहाँ पर प्री पेलियोजोइक में किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए इसको युग के अंतर्गत नहीं बांटा गया। उसके बाद पेलियोजोइक में जब जीवों की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ से युग का निर्माण हुआ। तो पेलियोजोइक को प्रथम युग में, मीजोजोइक को द्वितीय युग में, सिनोजोइक को तृतीय युग में और नियोजोइक को चतुर्थ युग में बांटा गया। यहाँ पर युग मतलब कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, ये अपन यहाँ पर धार्मिक किताब नहीं पढ़ रहे, यह भूगर्भिक सिद्धांत के अंतर्गत युग में बांटा गया। तो इनको सीधे सिंपल प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ युग में बांटा गया, है ना। अब अपन देखेंगे कि प्री पेलियोजोइक को इन्होंने फिर 2 कल्पों में बांटा। किसे, 2 कल्पों में, कौन सा, आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प। आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प। आर्कियन कल्प के अंतर्गत ही जो भारत की या विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, आर्कियन कल्प के अंतर्गत ही उसका निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। यानी कि विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, कहाँ, भारत के अंतर्गत है। उसका निर्माण आर्कियन कल्प के अंतर्गत ही हुआ था, है ना। और प्री कैम्ब्रियन कल्प 2 भाग में दिया। उसके बाद पेलियोजोइक, जो लगभग 34 करोड़ वर्ष से पुराना है ना, कितना, 34 करोड़ वर्ष तक रहा, कितना, 34 करोड़ वर्ष तक। इसको प्रथम युग में बांटा गया और 6 कल्पों में बांट दिया गया। कौन कौन से, कैम्ब्रियन कल्प, आर्डिविलियन कल्प, सेल्यूरियन कल्प, डेवोरियन कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प और पर्मियन कल्प। किस में, पेलियोजोइक को 6 कल्पों में बांटा, कैम्ब्रियन, आर्डिविलियन, सिल्यूरियन, डेवोरियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। किस में,
कैल्बियन कार्डिविलियन, कैल्बियन कार्डिविलियर, सिल्यूरियन डेवोरियन, सिल्यूरियन डेवोरियन, सिल्यूरियन डेवोरियन। उसके बाद कार्बोनिफेरस और पर्मियन, इन 6 कल्पों में बांट दिया। उसके बाद मीसोजोइक को 18, जो कि लगभग 18 वर्ष है, यहाँ प्री कैम्ब्रियन के अंतिम समय में या कैम्ब्रियन के स्टार्टिंग में जीवों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले जो जीव आए थे वो एक बिना रीढ़ वाले एक कोशिकीय जीव थे, जैसा मीसोजोइक को 18 करोड़ वर्ष पुराना, जिसको द्वितीय युग के अंतर्गत गया। तो इसके अंतर्गत 3 कल्प बनाए गए। कौन कौन से कल्पों में बांटा गया? टियोसोइक कल्प, जुरासिक कल्प, क्रिटेशियन कल्प। जुरासिक कल्प वो कल्प जिसमें डायनासोर वगैरह रहते थे। ये लगभग आज से 15 करोड़ वर्ष पुराना, यानी लगभग आज से 15 करोड़ वर्ष पहले जब वो डायनासोर वगैरह हुआ करता था, तब उसे जुरासिक काल के अंतर्गत आ गया था, क्रिटेशियन काल। उसके बाद सीनोजोइक लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराना। कितना? 6 करोड़ वर्ष पुराना, जिसे तृतीय युग के अंतर्गत रखा गया। इसके अंतर्गत तृतीय युग के अंतर्गत तथा इसको 5 भागों में बांट दिया। किसने? 5 कल्प में। कौन कौन से कल्प? पेलियोसिन कल्प, इओसिन कल्प। कौन से? पेलियोसिन कल्प, इओसिन कल्प, ओलिगोसिन कल्प, मायोसिन कल्प। किसे? ओलिगोसिन, मायोसिन, पेलियोसिन, इओसिन, पेलियोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, पोलियोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिस और प्लायोसिन। कौन कौन से? पेलियोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। उसके बाद पांचवा महाकल्प नियोजोइक। इसको लगभग 20 लाख वर्ष पुराना। कितना? 20 लाख वर्ष पुराना और वर्तमान तक चल रहा है। वर्तमान तक 20 लाख वर्ष से वर्तमान अभी कौन सा महाकल्प चल रहा है? नियोजोइक महाकल्प। कौन सा? नियोजोइक महाकल्प चल रहा है और इसको चतुर्थ युग में लगाया है। तो कौन सा युग? चतुर्थ युग। कौन सा महाकल्प? नियोजोइक महाकल्प। और प्लिस्टोसिन, इसको 2 कल्पों में बांटा गया। कौन कौन से? प्लिस्टोसिन महाकल्प और होलोसिन महाकल्प। कौन कौन से? प्लिस्टोसिन महाकल्प और होलोसिन महाकल्प। अभी वर्तमान में होलोसिन महाकल्प। अपन किस कल्प में रह रहे हैं? होलोसिन महाकल्प। किस महाकल्प में रह रहे हैं? तो नियोजोइक महाकल्प। किस कल्प में? होलोसिन कल्प में। कौन से युग में? चतुर्थ युग में। तो होलोसिन महाकल्प से ही मानव का आना स्टार्ट हुआ था। यही तो है अभी 20 लाख वर्ष पुराना। तो सिंधु सभ्यता ये तो अभी नई है। जियोग्राफी के अकॉर्डिंग 5000 साल 10,000 साल कुछ नहीं होता। डायरेक्ट 1000 करोड़ साल के अंदर गिनती होती। लाख से ऊपर नीचे तो गिना ही जाता है। तो अभी सब वर्तमान सब नया ही है। कौन सा? हेलोसिन के अंतर्गत ही अपन मानव का या जो हिंदू सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो वगैरह मानव सभ्यता पूरी होलोसिन के अंतर्गत ही स्टार्ट हुई और यहीं से पूरी पृथ्वी का चौपट होना स्टार्ट हो गया। इससे पहले जब होलोसिन काल से पहले अपन क्या देखा कि महाकल्प में प्री पेलियोजोइक, मीसोजोइक है ना। उसके बाद सीनोजोइक और नियोजोइक में प्लास्टोसिन और होलोसिन। देखा। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश की भूगोल के बारे में। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कौन कौन से चट्टानें पाई जाती है? अलग अलग क्रम की। कौन कौन से? आर्कियन समूह की चट्टानें पाई जाती है। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, कुरपा क्रम की चट्टानें पाई जाती है, विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। किसकी चट्टानें पाई जाती है? आर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुरपा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें तथा गोंडवाना लैंड की चट्टानें। कौन से? गोंडवाना लैंड की चट्टानें। उसके बाद दक्कन ट्रेप की चट्टानें और क्वार्ट्ज क्रम की चट्टानें। अब इन चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ ये जानते हैं, क्योंकि इनका निर्माण इसी काल के अंतर्गत हुआ। पूरी पृथ्वी का निर्माण इन्हीं काल के अंतर्गत हुआ। तो मध्य प्रदेश की चट्टानों का निर्माण भी पूरे महाकल्प, इन्हीं 5 महाकल्प के अंतर्गत हुआ होगा। तो देखते हैं अपन की सबसे पहले आर्कियन समूह की चट्टानें। तो आर्कियन समूह की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो आर्कियन समूह की चट्टानों का निर्माण, जो ज्वालामुखी का लावा निकला था, उस लावा का जो लावा निकल के बाहर पृथ्वी की धरती की ऊपरी परत पर जमा हो गया। ऊपरी परत पर जमा होने के बाद उसका जो ठंडा हुआ वातावरण के कारण या हवा के कारण जब उसका वो ठंडा हुआ, तो उसके द्वारा आर्कियन समूह के चट्टानों का निर्माण हुआ। और इसी में आती है अपने आग्नेय चट्टानें जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में और मालवा के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और मालवा के पठार में पाई जाती है। किससे हुआ आर्कियन समूह की चट्टानों का निर्माण? लावा के ठंडे होने से हुआ, है ना। उसी को आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब इनमें इन चट्टानों के अंतर्गत जीव रहते थे क्या? बिल्कुल नहीं। यह जीवहीन चट्टानें, इनके
नीचे जीव नहीं पाए गए, जीव विहीन चट्टान है। ये इस चट्टानों को कौन कौन से आती है? अरावली पर्वत श्रृंखला, क्योंकि ये चट्टान आर्कियन समूह की चट्टानें कब बन गई थी? प्री पेलियोजोलिक में। और प्री पेलियोजोलिक में जीवों की उत्पत्ति हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। इसलिए इन चट्टानों के नीचे जीव नहीं पाए जाते। इसलिए यहाँ से कोयला हीरे वगैरह नहीं निकलते हैं, पेट्रोलियम भी नहीं निकलता है, क्योंकि इनके नीचे इनका कोयले का, पेट्रोलियम का, हीरे का सबका निर्माण जीवों या जीवाश्मों के दबने के कारण ही होता है। तो यह जीवहीन चट्टान थी। कौन सी चट्टान देखेंगे इसमें? इसके अंतर्गत अरावली पर्वत श्रृंखला को, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके नीचे देखेंगे तो अपन इसके नीचे कौन कौन से प्रकार की धातु पाई जाएगी? या तो ग्रेनाइट पाया जाएगा, ईस्ट पाया जाएगा, या नीच चट्टान पाई जाएगी। कौन सी? ग्रेनाइट, ईस्ट और नीच पाया जाएगा। अगले क्रम में देखते हैं अपन धारवाड़ क्रम की चट्टान। कौन से देखते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो जो आर्कियन समूह की चट्टानें थे, जिनका निर्माण लावे के ठंडे होने से हुआ था, उन चट्टानों के निक्षेपण से, उन चट्टानों का जब घिस जाते हैं तो उन निक्षेपण से इन चट्टानों का, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, है ना। इसके अंतर्गत इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान इसलिए रखा क्योंकि इसका सबसे पहले खोज धारवाड़ जिले के अंतर्गत हुई थी। कहाँ हुई थी? धारवाड़ जिले के अंतर्गत हुई, है ना। इसलिए इसको धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया, है ना। धारवाड़ कहा गया? कर्नाटक के धारवाड़ में इसकी खोज हुई थी सबसे पहले, इसलिए इसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया। यहाँ पर खनिज, स्लेट, मैंगनीज, ग्रेफाइट और संगमरमर की अधिकता पाई जाती है इन चट्टानों के अंतर्गत। कौन कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत? स्लेट पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपन क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये चट्टानें को 3 भागों में बांट दिया। कौन सी? चिल्पी क्रम, साकोली क्रम और सोसर क्रम। चिल्पी क्रम, साकोली क्रम और सोसर क्रम, है ना। किसको? धारवाड़ क्रम की चट्टानों को 3 भाग में बांट दिया, चिल्पी, साकोली और सोसर। चिल्पी क्रम की चट्टानें बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा कहाँ पाई जाती है? बालाघाट जिले, जबलपुर जिला और छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। यहीं पर बालाघाट में पाया जाता है मैंगनीज की फूलमुखी खदान है यहीं पे बालाघाट में। कौन सी? है ना, मलाजगंज, है ना। तो चिल्पी क्रम की चट्टान है। उसके बाद सकोली में जबलपुर, यहीं पे पाया जाता है आपका संगमरमर और सोसर, छिंदवाड़ा। यहाँ से ग्रेफाइट और मैंगनीज मिलता है। कौन सा? ग्रेफाइट और मैंगनीज। तो सोसर क्रम की चट्टान है छिंदवाड़ा के अंतर्गत, सकोली क्रम की चट्टान जबलपुर के अंतर्गत, चिल्पी क्रम की चट्टान बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन और नीच चट्टानों के निक्षेपण से। आर्कियन समूह की चट्टानों का निर्माण प्री पेलियोजिक काल के अंतर्गत आर्कियन कल्प में। कब हुआ? आर्कियन कल्प में। किससे हुआ? लावा, ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से। इन्हीं चट्टानों को 2 भागों में, आग्नेय चट्टान और इन्हीं को अपन आग्नेय चट्टान की ही रूप को अपन जो धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो इन्हीं आग्नेय चट्टानों का रूपांतरित होकर बेसाल चट्टानों का निर्माण हुआ और इन्हीं बेसाल चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों में उन्होंने क्या देखा? आर्कियन और इन चट्टानों के निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और इन चट्टानों के अंतर्गत अपने देखा कि क्या क्या खनिज पाए गए? स्लेट पाया गया, मैंगनीज पाया गया, ग्रेफाइट पाया गया, संगमरमर पाया गया। इसके अंतर्गत भी कोयला नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि इनका निर्माण भी तो आर्कियन समूह की चट्टानों से हुआ और आर्कियन समूह की चट्टानों के समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए इनका निर्माण भी, इनके अंतर्गत भी कोयला और हीरा नहीं पाया जाता है ना। उसके बाद देखिए अपन कुर्पा क्रम की चट्टान है। कुर्पा क्रम की चट्टान में अपन देखेंगे तो प्री कैम्ब्रियन युग से लगाकर इन चट्टानों का निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग, यानी कि यहाँ से देखा तो किस काल से? प्री कैम्ब्रियन काल से। यहाँ से लगाकर पेलियोजोलिक के अंतर्गत कहाँ तक हुआ? इओसिन। पेलियोजोलिक पूरा निकल गया, प्री कैम्ब्रियन से लेकर पेलियोजोलिक, मेसोजोइक और सिनोजोइक के अंतर्गत इओसिन कल्प के अंतर्गत। कहाँ हुआ? इओसिन कल्प के अंतर्गत तक। यहाँ से प्री कैम्ब्रियन से लगाकर इओसिन कल्प के बीच इतने लंबे समय में, है ना, इतने लंबे समय के बीच में कुर्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता गया। इसलिए यहाँ पर आर्कियन किसका? कुर्पा क्रम की। अब किसका हुआ? इतने समय तक लगातार जब आर्कियन समूह की चट्टानों का आच्छादन हो रहा था, यानी उनका निक्षेपण हो रहा था, है ना, उसके द्वारा यहाँ पर इन चट्टानों, कुर्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पर स्लेट पाया जाएगा,
चूना पाया जाएगा, चूना पत्थर, स्लेट का पत्थर पाया जाएगा, चूना पत्थर पाया जाएगा, और बलुआ पत्थर पाया जाता है। कौन कौन सा बलुआ पत्थर पाया जाता है? यहाँ पर इनको मध्य प्रदेश में दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। किसी को कुड़पा क्रम की चट्टानों, एक बिजावर क्रम की चट्टान, ग्वालियर क्रम की चट्टान। बिजावर क्रम में पन्ना और छतरपुर का इलाका आता है। कौन सा? पन्ना जिला और छतरपुर का जिला का इलाका, तो बिजावर क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है अपना ग्वालियर क्रम की चट्टान है, इसके अंतर्गत ग्वालियर के आसपास वाला क्षेत्र आता है। कौन सा? ग्वालियर के आसपास वाला क्षेत्र। यहाँ से क्या प्राप्त होता है खनिज में? तो यहाँ से खनिज में स्लेट प्राप्त होता है, चूना प्राप्त होता है और बलुआ पत्थर प्राप्त होता है। उसके आगे देखेंगे अपन तो विंध्य क्रम की चट्टानें। अब विंध्य क्रम की चट्टानों का नाम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नाम पर पड़ा। किस पे? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नाम पे, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो कि अपने प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी भारत यानी गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत को दोनों को विभाजन रेखा का काम करता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब विंध्याचल इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि आर्कियन कल्प में जिसका निर्माण, उसके बाद प्री कैम्ब्रियन युग में विंध्य पर्वत श्रृंखला, यानी कि अरावली के बाद सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना। तो इसका प्री कैम्ब्रियन युग में विंध्य पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। और यहाँ पर जो सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज पाया जाता है यानी जो पत्थर पाया जाता है वो लाल रंग का पत्थर पाया जाता है। कौन सा? लाल रंग का पत्थर पाया जाता है। इसी लाल रंग के पत्थर से लाल किले का निर्माण हुआ है, ग्वालियर के किले का निर्माण हुआ है, सारनाथ का स्तूप का निर्माण हुआ है, सांची के स्तूप का या भरूच के स्तूप का निर्माण इसी यहाँ के पत्थर से हुआ। अभी इसको तीन भागों में काम बांटा विंध्य पर्वत श्रृंखला को। कल आपने देखा था कैमूर पर्वत श्रृंखला रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत कैमूर, भांडेर और रीवा ये इन पहाड़ियों में बांटा गया है। कितने? कैमूर, रीवा और भांडेर में बांट दिया गया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। कैमूर, रीवा और भांडेर कहाँ पाया गया था? ये रीवा पन्ना के पठार में। कहाँ पाया गया था? रीवा पन्ना के पठार में। लिख रहे थे रीवा पन्ना के पठार में। ये विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? रीवा पन्ना के पठार में। रीवा पन्ना के पठार में। ये आर्कियन समूह की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में। मालवा के पठार में कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में। तो इसे देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो हमने देखा पूर्वी पठार में। पूर्वी पठार प्लस सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ देखी थी? तो बुंदेलखंड का पठार। कहाँ? कुड़पा क्रम की चट्टान है बुंदेलखंड के पठार में। और दारवा क्रम की पूर्वी पठार और सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला में। विंध्य क्रम की रीवा पन्ना के पठार में। उसके बाद देखेंगे अपन गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का निर्माण मध्य कार्बोनिफेरस का मध्य कार्बोनिफेरस काल से कल्प से। कौन सा? मध्य कार्बोनिफेरस। कहाँ है ये कार्बोनिफेरस? ये कार्बोनिफेरस किसके अंदर? पेलियोजोलिक के अंतर्गत। पेलियोजोलिक महाकल्प के अंतर्गत कार्बोनिफेरस यानी लगभग 34 करोड़ वर्ष पुरानी, उसके मध्य में यानी लगभग 30 करोड़ वर्ष पुराने, वहां से लेके जुरासिक काल तक। कहाँ तक? जुरासिक काल तक। कार्बोनिक का पेलियोजोलिक से लेकर मेसोजोइक के अंतर्गत जुरासिक काल तक के बीच में गोंडवाना लैंड की चट्टानों का निर्माण हुआ। कहाँ हुआ? मध्य कार्बोनिफेरस से जुरासिक का काल की चट्टान काल के बीच में, कल्प के बीच में, है ना। गोंडवाना लैंड का चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ इसका निर्माण? तो इनका निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड का किससे? कि जो ज्वालामुखी का लावा विस्फोट होके आग्नेय चट्टानें बनी थी। कौन से? आर्कियन समूह की चट्टानें बनी थी। उन्हीं चट्टानों के निक्षेपण से, इन्हीं चट्टानों के यानी जुरासिक काल के अंतर्गत जो चट्टानें बनी थी उन्हीं चट्टानों के निक्षेपण से, है ना। इसे आर्कियन समूह की चट्टानों के निक्षेपण से सभी चट्टानों का निर्माण लगभग आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत बनी चट्टानों के निक्षेपण से ही हुआ है ना। तो इनका निर्माण भी गोंडवाना लैंड का उसी काल से हुआ। अब ये गोंडवाना लैंड की चट्टान है, लेकिन जो अपना 45,000 दो भागों में टूटा था। कौन कौन से? अंगारो और गोंडवाना लैंड ना। तो गोंडवाना लैंड उस गोंडवाना लैंड के हिस्सा होने के कारण, किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा, निचले प्रायद्वीपीय भारत का गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के कारण इसे गोंडवाना लैंड की चट्टानें कहा जाता है। इसका निर्माण भी उसी काल की चट्टानों के निक्षेपण के द्वारा हुआ। किसके? आर्कियन समूह की चट्टानों के निक्षेपण के द्वारा हुआ था, है ना। लेकिन यहाँ पर जीवाश्म युक्त चट्टानें, गोंडवाना लैंड की चट्टानें कौन सी है? जीवाश्म युक्त चट्टानें। इसके नीचे जीव पाए गए, क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं, समझने के लिए इधर से समझ रहे। ये भारत प्रायद्वीपीय भारत है ना। जब ये साउथ अफ्रीका का पास था, कहाँ था? साउथ अफ्रीका के,
कब? पृथ्वी के भूगर्भिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग। इसके पृथ्वी के जो भूगर्भिक सिद्धांत में प्लेट विवर्तन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब प्रायद्वीप भारत की प्लेट खिसक के जब उत्तरी भारत की ओर आ रही थी, है ना, तो यहाँ पर जब ये प्लेट इधर खिसकेगी, है ना, ये यहाँ आएगी, तो यहाँ का हिस्सा खाली हो जाएगा, तो यहाँ से समुद्र में लावा बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? लावा बाहर निकलेगा। लेकिन जो लावा बाहर निकलता है, वो लावा बाहर निकल के इधर इधर छिटाएगा, इधर छिटाएगा, इधर छिटाएगा, है ना। तो यहाँ पर उस समय जो जीवाश्म थे, यानी जो जीव जंतु रहते थे, जो जीव जंतु रहते थे और जो जीवाश्म पेड़ पौधे रहते थे, उस लावा के नीचे दब जाने के कारण, इस लावा के नीचे दब जाने के कारण क्या, इस लावा के नीचे दब गए, उस दब जाने के कारण यहाँ पर गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ, दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ। और इन जीवाश्म के कारण यहाँ पर खनिज संपदा या जीवाश्म उसके नीचे दबे हुए पाए गए। इसलिए समझ गए होंगे, है ना, कि किस कारण दबे हुए पाए गए? इस कारण यहाँ पर जीवाश्म दबे गए ज्वालामुखी लावा के कारण। तो इनका इसके नीचे क्या जीवाश्म पाए गए, और यहाँ पर खनिज क्या पाए गए? तो जब जीवाश्म दब गए थे, तो यहाँ पर खनिज भी पाया जाएगा, और खनिज में कोयला और हीरा अत्यधिक मात्रा में पाया जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु के दबने के कारण ही कोयला और हीरे का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कोयला और हीरा अत्यधिक मात्रा में पाया जाएगा। क्या? अत्यधिक मात्रा में पाया जाएगा। इस चट्टानों में, गोंडवाना लैंड की चट्टानों में, गोंडवाना लैंड समझ गए होंगे कि जो पेंजिया था, जो दो भागों में टूटा था, ऊपर का लैंड अंगारा लैंड, नीचे का लैंड गोंडवाना लैंड। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत जो कि नीचे का दक्षिण भारत है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही है, जो कि पहले साउथ अफ्रीका के पास था। तब धीरे धीरे खिसक के जब पृथ्वी भारत की ओर आया, तब वहां के जो ज्वालामुखी निकला, उस ज्वालामुखी का लावा जब इस क्षेत्र के ऊपर गिरा, तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, यहाँ की पेड़ पौधे, वनस्पतियां उस लावे के नीचे दब गई, और दब जाने के कारण ही यहाँ की इस चट्टान का निर्माण हुआ। इसके साथ यहाँ पे दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण भी इसी तरह से हुआ, किससे? नीचे दब जाने के कारण और लावा के निक्षेपण से कारण। लेकिन इस चट्टान में, इस लावा में क्या है? सल्फर की मात्रा अत्यधिक थी। किसकी मात्रा? सल्फर की मात्रा अत्यधिक थी, इसलिए इसका निक्षेपण बहुत जल्दी हुआ, और जल्दी होने के कारण यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई गई। कौन सी मिट्टी पाई गई? गहरी काली मिट्टी। किसके कारण? लावा के जल्दी निक्षेपण के कारण। निक्षेपण क्यों हुआ? क्योंकि इस लावा में सल्फर की मात्रा अत्यधिक थी। अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर काली और गहरी भूरी मिट्टी पाई गई। को अब ये क्षेत्र गहरी भूरी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र में। कौन से? दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है, और कहाँ पाई जाती है? नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र में। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो गहरी और काली भूरी मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे उसके अगले क्रम में क्वार्टर्स क्रम की चट्टानें। कौन से? क्वार्टर्स क्रम की चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण कब हुआ? अभी हाल ही में, यानी कि लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, नियोजनिक महाकल्प में, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। किसमें? प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प के अंतर्गत हुआ। किसके अंदर? प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प के अंतर्गत हुआ था। क्वार्टर्स क्रम की चट्टान किसके कारण हुआ? तो नदियों के अवसाद के द्वारा। नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए, नदियों मतलब जो नदियां बहकर आ रही हैं और अपने साथ जो अवसाद लेके आ रही है, ऐसा नदियां ऊपर से बहती हुई आ रही है, तो अपने साथ आसपास के क्षेत्र का जो मलबा, यानी कि जो कचरा जो भी होता है, वो अपने साथ लेके आ रही है। उस कचरे के द्वारा या उस अवसाद के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इसका क्वार्टर्स क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ये नदियां कौन कौन सी? चंबल, नर्मदा, ताप्ती, शिप्रा। इन नदियों के द्वारा जो अवसाद साथ में लाएगा, उन अवसाद के कारण इन क्वार्टर्स क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार मध्य प्रदेश की चट्टानों का निर्माण हुआ, और उन चट्टानें किस किस क्षेत्र में पाई जाती है ना, किस क्षेत्र में पाई जाती है। एक बार रिवाइज करते हैं। तो आर्कियन समूह की चट्टानें मालवा के पठार के अंतर्गत, है ना। धावा क्रम की चट्टानें लगभग पूर्वी पठार और सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। इन चट्टानों का निर्माण लावा के ठंडे होने से यहाँ पर जीव पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला। किस कल्प में निर्माण हुआ? तो महाकल्पम। कौन से महाकल्प में? प्री पेलियोलिथिक में। अगर कल्प पूछा जाता है तो आर्कियन कल्प में। कब? आर्कियन कल्प। क्या आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प में युग का निर्माण हुआ था? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। तो प्रथम युग कब आया? पेलियोलिथिक काल के अंतर्गत। कब आया? पेलियोलिथिक काल के अंतर्गत प्रथम युग आया, पेलियोलिथिक काल के अंतर्गत। और आर्कियन समूह की चट्टानें कब आई जाती है? मालवा के पठार के अंदर। हालांकि पूरी पृथ्वी पर आर्कियन समूह की चट्टानें पाई जाती है, जहाँ जहाँ आर्कियन काल में चट्टानों का निर्माण हुआ, जैसे कि भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला, कर्नाटक की पर्वत श्रृंखलाएं, इस प्रकार, है ना। उसके बाद धावड़ क्रम की चट्टानें। धावड़ क्रम की चट्टानें हमने देखा चिलिक्रम, साकोली क्रम और सोसल क्रम। यह चिल्पीक्रम बालाघाट जबलपुर छिंदवाड़ा में, साकोली क्रम जबलपुर में, सोसल क्रम छिंदवाड़ा में। किस क्षेत्र में? तो पूर्वी पठार या सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला में।
उसके बाद देखा कुरपाक्रम की चट्टानें, तो ये कहाँ पाई गई, बिजावर और ग्वालियर में। तो पन्ना और छतरपुर और ग्वालियर वाले क्षेत्र में। देखेंगे तो बुंदेलखंड और मध्य भारत का पठार, किसमें, बुंदेलखंड के पठार में और मध्य भारत के पठार में। मध्य भारत के पठार में कम पाया जाएगा, मध्य भारत का पठार लगभग लगभग मैदानी क्षेत्र आ जाता है। ऊपर से गंगा का मैदान, गंगा यमुना का मैदान आ जाता है, और साथ में चंबल नदी के साथ जो मैदान का निर्माण होता है उसमें वो मैदान आ जाता है, इसलिए इसको बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद विंध्यकम की चट्टानें, विंध्यकम की चट्टानें रीवा पन्ना के पठार में, इसमें कैमूर, रीवा और भांडेर इन श्रेणी में बांटा गया। किसमें, कैमूर, रीवा और भांडेर में। यहाँ क्या पाया जाता है अत्यधिक मात्रा में, लाल पत्थर। तो लाल किले का निर्माण विंध्यकम की चट्टानों से निकले हुए लाल पत्थर के द्वारा। कुरपाक्रम की चट्टानों में स्लेट, चुनाव और बलुआ पत्थर। इस प्रकार देखा उन्होंने गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड में कोयला और खनिज की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है ना, किसकी, कोयला और हीरा की। ये कहा रीवा पन्ना के पठान, लगभग लगभग पन्ना वाले क्षेत्र में। इसके बाद देखा दक्कन ट्रेप की चट्टान। दक्कन ट्रेप की चट्टानों में काय कारण, लावा के निक्षेपण से। किसकी वजह अत्यधिकता मात्रा में पाई जाती है लावा में, सल्फर की अत्यधिकता, इसलिए निक्षेपण जल्दी होता है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सा क्षेत्र, नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र। इस प्रकार क्वार्टज क्रम, इसमें देखा प्लिस्टोसिन, होलोसिन नदियों का अवसाद के कारण। कौन से कल्प में, प्लिस्टोसिन कल्प, होलोसिन कल्प में। किसके कारण, नदियों के अवसाद के कारण। कौन कौन सी नदियां, चंबल, नर्मदा नदी, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने पूरा पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में थोड़ा बहुत समझा, और उसके बाद मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना देखी। उसमें अलग अलग चट्टानें देखी, आल्केन समूह की चट्टान देखी, धावा क्रम की चट्टान देखी, है ना। गोंडवाना लैंड देखा, कौन सी देखी, गोंडवाना लैंड की चट्टान देखी, क्वार्टर देखी, विंध्य क्रम की चट्टानें देखी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखी, अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति देखी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से चट्टानों के बारे में पढ़ने के बाद मध्य प्रदेश की मिट्टियां पढ़ना आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको लगभग लगभग पता चल ही गया होगा कि मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ना। इसमें पूर्वी पठार में यानी कि जो दारवा क्रम की चट्टान थी, तो यहाँ पर कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। दक्कन ट्रेप के जल, नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ से लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा मिट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और मिट्टियों के बारे में अपन पूर्ण जानकारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक है अपना मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।